मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर में आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन किया था, तो उसी को लेके बेटा फ्रेंडलिच ने आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन को डीपली पढ़ के देखा कि आपके प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी गैस पे, तो उसका इफेक्ट एड्सॉर्प्शन पे कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस per unit mass of adsorbent depends upon the pressure of गैस। ठीक है बेटा, तो फ्रेंडलिच ने ये प्रेशर का इफेक्ट आपके एड्सॉर्प्शन पे पड़ने के बाद एक आइसोथर्म दी। उस आइसोथर्म में क्या दिया वो भी हम डीपली पढ़ेंगे, बट उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, जब उन्होंने प्रेशर का इफेक्ट आपके एड्सॉर्प्शन पे पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा बेटा, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ गैस या मैं कहूं कितनी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब होता है एड्सॉर्बेंट के मास पे, मतलब एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस है या उसका जो मास है, कितना अमाउंट एड्सॉर्बेट का कितनी मास पे एड्सॉर्ब होता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उस गैस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक एड्सॉर्बेंट ले लिया है, ये आपका कोई एड्सॉर्बेंट है जिसका मास जो है बेटा वो स्मॉल m है। ठीक है, हमने कोई एड्सॉर्बेंट लिया जिसका मास जो लिया है वो स्मॉल m लिया है। मान लो यहां से कुछ गैस के पार्टिकल्स पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और वो गैस के पार्टिकल्स क्या है, एड्सॉर्बेट है, वो गैस के पार्टिकल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेट सपोज द अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट आपने ले लिया x। लेट सपोज x अमाउंट जो है एड्सॉर्बेट की एड्सॉर्ब हुई है आपके एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है, तो वहां पे बेटा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ गैस या कितनी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है कितने मास पे, कितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, यानी कि द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या मैं कहूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया बाय x बाय m। ठीक है बेटा, यहां पे x क्या है, x इज द amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent, और आपका m क्या है, m is the amount of या मैं कहूं mass of adsorbent on which your gas is adsorbed। ठीक है बेटा, तो इसको हमने कहा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब समझो बेटा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि कितने एक्सटेंट से आपका कोई भी गैस या कोई भी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है गिवन मास पे। ठीक है, उसको हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं कि कितना अमाउंट आपकी गैस कितने मास पे एड्सॉर्ब हुई है, दैट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उन्होंने बेटा क्या कहा, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितना आपका एड्सॉर्बेट कितनी पर यूनिट
वॉल्यूम मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हुआ है वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रेशर ऑफ गैस पे, ठीक है। तो यहां से आपका एक रिलेशन निकला, दैट इज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है बेटा। उन्होंने ऐसा कोई रिलेशन दिया है, ठीक है। और इस रिलेशन को उन्होंने क्या कहा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके, या मैं कहूँ ग्राफिकली भी उन्होंने इसको वेरीफाई करके दिखाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ग्राफ लेते हैं, तो मान लो यहाँ मैं आपका यहाँ ग्राफ बना रही हूँ। ग्राफ में उन्होंने क्या किया, एक तरफ क्या किया, x/m आपका क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक तरफ बेटा आपका x/m की वैल्यू रखी, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका क्या रखा, प्रेशर रखा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है किसी भी गैस के केस में। तो बेटा अगर हम यहाँ पे आपका क्या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो अगर हम यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज हमने यहाँ कंटेनर लिया है, उसमें ये आपका एड्सॉर्बेंट पड़ा है और यहाँ आपके गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहां मैंने पिस्टन लगा दिया है। तो बेटा जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास आते जाएंगे, इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस से टच होंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और धीरे धीरे उसके ऊपर डिपॉजिट या एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं आपका क्या हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हो। और एक पॉइंट के बाद ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, यानी कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब ऑन द गिवन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, वो इंक्रीज होता जा रहा है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। बट एक टाइम के बाद क्या हो गया है, ये वैल्यू जो है किसकी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की, या मैं कहूं एड्सॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ गई है, उसकी वैल्यू में कोई फेरबदल नहीं आ रहा, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, चाहे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो तब भी आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे रुक गई है, सेम आपको रीडिंग देती जाएगी चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि देखो जैसे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो गैसियस पार्टिकल ये सारे पास आके और यहाँ एड्सॉर्ब्ड हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके और भी पार्टिकल्स हैं। तो जितने पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब होना था, यानी कि जितना आपके एड्सॉर्बेंट पे सरफेस खाली था, उन सरफेस को ऑलरेडी आपने प्रेशर अप्लाई करके एड्सॉर्बेट डाल दिए हैं उस सरफेस पे, उस एम्प्टी स्पेस में एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करवा दिया है। तो अब जब आपकी एड्सॉर्बेंट सरफेस पे कोई खाली स्पेस बचा ही नहीं है, तो चाहे आप प्रेशर बेटा कितना भी अप्लाई करते जाओ, कितनी भी उसकी वैल्यू अप्लाई करते जाओ प्रेशर की, आपकी जो एड्सॉर्प्शन है वो एक कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब एड्सॉर्प्शन और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपका जो सरफेस है एड्सॉर्बेंट का वो ऑलरेडी पूरा कवर हो चुका है एड्सॉर्बेट पार्टिकल से, ठीक है बेटा। इसीलिए क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तब भी, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाता है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये आपका कहलाता है PS। ये प्रेशर जो है बेटा वो है आपका PS। PS का मतलब होता है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन मींस यहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्या बोलते हैं आपके एड्सॉर्प्शन का, उसके अबाव भी अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि यहाँ एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, आपका यहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से उन्होंने क्या कहा कि देखो आपका क्या है, यहाँ उन्होंने क्या कहा आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका क्या है, यहाँ उन्होंने इस ग्राफ को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ये आपका है लो प्रेशर, यहाँ आपका क्या है हाई प्रेशर, और ये जो बीच का है ये बेटा है आपका इंटरमीडिएट
प्रेशर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपका क्या है, x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है आपकी P के मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इनिशियली अगर हम बात करें, अगर आप इनिशियली देखते हो दैट मीन्स आपका x बाई एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। ठीक है, अब P की पावर कुछ नहीं है, यानी कि P की पावर क्या होगी 1 कंसिडर करेंगे। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बेटा हटाते हैं तो आपका बनता है x बाई एम इज इक्वल टू k, जो कि एक कांस्टेंट है P रेज टू पावर 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है एट इनिशियली जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपकी P की पावर जो होती है वो 1 है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, यानी कि आप जितना प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता जा रहा है। अब बात करते हैं हायर प्रेशर पे। हायर प्रेशर पे आपका क्या हो रहा है कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो प्रेशर पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो प्रेशर चाहे आप इंक्रीज करते जा रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली, या मैं कहूं एट हाई प्रेशर जो x बाई एम होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर को मैंने P0 से रिप्रेजेंट कर दिया है। P0 का मतलब क्या है कि किसी भी आप वेरिएबल की पावर 0 लिखते हो, किसी भी इंटीजर की पावर 0 लिखते हो, दैट मीन्स 1 होता है, 1 आपका कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, मतलब प्रेशर की जो वैल्यू है, प्रेशर की जो पावर है उस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या मैं कहूँ एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। क्यों डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। उसके बाद भी अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपकी प्रेशर की वैल्यू है बेटा आपकी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, आपकी 1 से लेके 0 तक की वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली आपकी प्रेशर की वैल्यू 1 निकाली हमने, फाइनली प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। दैट मींस प्रेशर की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, मतलब प्रेशर की पावर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हमने 0 ले लिया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर आपका 1 से लेके 0 के बीच में, 1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर है ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 1 से 0 के बीच में होगी। और 1 से 0 के बीच में का मतलब होता है कि आपकी फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है 0.5, 0.7। ठीक है, तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इसी रिलेशन को मॉडिफाई किया गया, वो आपका है दैट इज x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n। ठीक है, रेज टू पावर 1 बाय n। 1 बाय n जो है वो आपके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, n आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रेशर की जो वैल्यू है वो इजिली इस रिलेशन से लो प्रेशर पे भी निकाल सकते हो, या मैं कहूं आप हाई प्रेशर पे भी यहाँ पे आप प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ इस रिलेशन को बेटा कहा गया आपका फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा आपका जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है, या मैं कहूँ ये जो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, ये टोटली आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी किया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा है आइसोथर्म। आइसो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस टेम्परेचर। दैट मींस इस एक्सपेरिमेंट में फ्रेंडलिक ने आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, और जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के जो रिलेशन बताया है उस रिलेशन को कहा गया है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब बात आती है बेटा, अगर इसकी देखें तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, हम कह सकते हैं कि आपकी जो 1 बाय n, हम कह सकते हैं कि आपकी 1 बाय n जो है उसकी वैल्यू है बेटा कहाँ से, आपकी 1 to 0 के बीच में लाई कर सकती है। 1 बाय n की वैल्यू आपकी 1 to 0 के बीच में लाई कर सकती है, क्योंकि 1 बाय n आपको क्या बता रहा है, पावर ऑफ प्रेशर। ठीक है,
प्रेशर कितनी थी, इनिशियली 1 थी, फाइनली इंडिपेंडेंट था प्रेशर से, तो हमने 0 पावर रख दी, दैट मीन्स 1 to 0। और अगर आप इंटरमीडिएट केस में निकाल रहे हो कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे आपकी कितनी एड्सॉर्प्शन हुई है या प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो वो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। और इस रिलेशन से बेटा हम ये जो आपका फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वाला रिलेशन जो गिवन है, इससे हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो आपका, यहां लिखती हूं मैं ऊपर, मान लो हम अगर लो प्रेशर पे निकाल के देखें, लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे आपको पता है कि प्रेशर की वैल्यू हमने क्या ली है, लो प्रेशर पे हम 1/n की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कि हमें पता है लो प्रेशर, या मैं कहूं इनिशियली हमने प्रेशर की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है, दैट मीन्स 1/n की वैल्यू जो है बेटा 1 है। यहां से आपकी n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, यानी कि एट लो टेम्परेचर n की वैल्यू आपकी 1 होगी। और अगर हम हाई टेम्परेचर पे निकाल के देखें तो आप कैसे कर सकते हैं, हाई प्रेशर की बात करें तो आप एट हाई प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है हाई प्रेशर पे आपकी जो एड्सॉर्प्शन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है, यानी कि P की पावर आपकी 0 होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/n, अगर हम इस रिलेशन से रिलेट करके देखें, दैट मीन्स 1/n की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, n को अगर आप अलग हटाते हो तो आपका n इज इक्वल टू 1/0 आएगा, और 1/0 जो होता है बेटा वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी चीज को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो आपकी इन्फिनिटी वैल्यू आती है, यानी कि हम कह सकते हैं हाई प्रेशर पे आपकी n की वैल्यू जो है, n जो इंटीजर है वो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। दैट मीन्स हम जैसे हमने यहाँ पे बताया कि आपकी 1/n की वैल्यू जो है 1 से 0 के बीच में लाई करेगी, जो कि आपको बताएगी कि प्रेशर की कितनी पावर, यानी कि प्रेशर आप कितने अमाउंट में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, पूरे इस आइसोथर्म में। ऐसे ही आपकी जो n की वैल्यू है वहां से हमने निकाली है कि n की वैल्यू जो है आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपकी लाई करेगी। ठीक है, तो यहां से अगर आपको पता है कि इनिशियली n की वैल्यू 1 होती है और फाइनली आपकी n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो उस केस में हम 1/n की वैल्यू इजिली, या मैं कहूँ प्रेशर की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। कैसे, 1/n की वैल्यू अगर आप यहाँ रखो, n की वैल्यू यहाँ रखो, आपको पता है लो प्रेशर पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी P की पावर कितनी होगी, 1 होगी। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, मतलब n की वैल्यू हाई प्रेशर पे आपको पता है n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि 1/∞ अगर आप रखते हो तो आपको पता चलेगा, यहां से आपका निकल जाएगा कि जो प्रेशर होगा, मतलब फाइनली जो प्रेशर होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स आपकी ये जो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर पे फाइनली, यानी कि हाई प्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उस स्टेज पे आपके ऑलरेडी जितना सरफेस था वो पूरा कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। बेटा उन्होंने इस आइसोथर्म को वेरीफाई करके भी दिखाया, देखो कैसे। तो बेटा अगर इस ग्राफ को देखा जाए जो कि आपके फ्रुडलिच ने दिया था, तो वहां हम देख सकते हैं कि आपका ये जो ग्राफ है एट लो टेम्परेचर नियरली आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए या टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन पे लॉग अप्लाई करके देखा। तो आप अगर लॉग अप्लाई करते हो, लॉग x/m इज इक्वल टू, यहाँ क्या प्रोपोर्शनैलिटी अगर साइन आप हटाओगे तो आपका कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज k, तो हम कह सकते हैं लॉग k प्लस आपकी क्या है, पावर है, तो जब आप पावर पे लॉग अप्लाई करते हो पावर आपकी आगे आ जाती है, दैट इज 1/n log t। तो अगर इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर हम कोरिलेट करके देखते, कंपेयर करके देखते हैं, तो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा y एक्सिस पे हमने क्या किया है, x/m लिया है। ठीक है, और अगर हम देखें x एक्सिस पे हमने क्या लिया है आपका
P प्रेशर लिया है, ये mx ये वाली प्रेशर है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, C मींस इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर पे हमने ये लिया है, तो अगर हम इसको इसी का ही ग्राफ बना के दिखाऊं तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो मान लो हमने क्या किया है, y एक्सिस पे क्या किया है, log x/m लिखा है, x एक्सिस पे क्या है, ये अगर मैं ऐसे लिख दूं c प्लस mx, ठीक है, m मतलब 1/n और x मतलब log p, यानी कि हमने x एक्सिस पे आपका log p लिया है बेटा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आपको पता है कि c होता है आपका इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी log k गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ आपके log k होगा जो कि आपको ऐसे वैल्यू देगा, ये आपकी क्या है, log k की वैल्यू है, ठीक है बेटा। और आपका जो इस लाइन का क्योंकि आपका क्या है ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। अब इस लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप जो है, देखो आपका लाइन क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, दैट मीन्स आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है m आपका क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि स्लोप की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। काफी केसेस में हमने आपका देखा था केमिकल काइनेटिक्स में कि आपकी वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है स्लोप में, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या होगा, नीचे की तरफ स्लोप आता है, आपकी लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन बट नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका ऊपर है। दैट मीन्स आपके जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू आपकी 1/n के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हमारा ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स आपका ये जो ग्राफ आया है बिटवीन रिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर, वो आपका एक नियरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एट लो टेम्परेचर, ठीक है। यहां से आपका ये वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हुई आपकी फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, बट इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कुछ लिमिटेशन भी थी बेटा। क्या बोलते हैं, लिमिटेशन आपकी क्या थी कि जब हम ये तो आपके फ्रेंडलिक ने दे दिया, फ्रेंडलिक साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी, बट एक्सपेरिमेंटली जब क्या बोलते हैं लैब में और साइंटिस्ट ने या और स्टूडेंट्स ने आपकी यही एक्सपेरिमेंट करके देखा, और जो डाटा निकला यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर का जो डाटा निकला, और उस डाटा को जब उन्होंने ग्राफ में प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि जब उनका हाई प्रेशर पे जो डाटा था वो कुछ डेविएशन शो कर रहा था। दैट मीन्स वहां से ये प्रूव किया गया या ये लिमिटेशन बताई गई इस आइसोथर्म की कि ये जो आइसोथर्म है कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही मतलब कि इसका गुड होल्ड है, ये अच्छे से सेटिस्फैक्शन देता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेते हो तो उस केस में भी आपकी फ्रेंडलिक आइसोथर्म में डेविएशन आ सकती है, ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या है, एक्सपेरिमेंटली फ्रेंडलिक ने ये भी कहा कि ये देखा गया, फ्रेंडलिक ने ये देखा कि ये जो एड्सॉर्प्शन है ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म कर रही है एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। और हमने क्या पढ़ा था, मल्टी लेयर किस में बनती है, मतलब कि आपके जो एड्सॉर्बेट है लेयर बाय लेयर किस पे डिपॉजिट होते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। दैट मीन्स आपकी ये जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है, ठीक है बेटा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए वैलिड है या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो ये आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये जाना गया कि इसमें मल्टी लेयर्स फॉर्म होती है एड्सॉर्बेट की, ठीक है। जब आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो एड्सॉर्बेट के मल्टी लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स ये वैलिड है ओनली फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब बात आती है बेटा, अगर हम आपकी एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन करते हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन बेटा, काफी केसेस में ये भी देखा गया कि अगर आपका सॉल्यूशन है, आपका कोई भी सॉल्यूशन है चाहे एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम आपका कोई एड्सॉर्बेंट डाल देते हैं यानी कि कोई एड्सॉर्बिंग सरफेस डाल देते हैं, तो वहां पे भी आपका उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है आपके एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। फॉर एग्जांपल आपका जो एसिटिक एसिड का एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि आपका जो एसिटिक एसिड है उसका सोल्यूशन बनाया गया, ठीक है। उस सोल्यूशन को बीकर में डाला गया और उस सोल्यूशन में क्या है आपका ये
बेंट डाला गया, ठीक है। तो यहां से देखा गया सोल्यूशन आपका कैसा बना है कि जब आपने एसिटिक एसिड को वाटर में एक्वस सोल्यूशन बनाया, तो उस एक्वस सोल्यूशन में जब हमने एड्सॉर्बेंट डाला तो वहां देखा गया कि आपने जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी एसिटिक एसिड की, वो थोड़ी देर बाद जब आपने कंसंट्रेशन मेजर करके देखी तो क्या हुआ कि काफी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी थी। दैट मींस इस सोल्यूशन में से जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है, कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि सोल्यूट जो पार्टिकल है वो इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, इसीलिए ये जो आपका सोल्यूशन था एसिड का, उसकी कंसंट्रेशन जो है ओरिजिनल कंसंट्रेशन से कम हो गई, क्योंकि उसमें जो आपका सोल्यूट पार्टिकल था दैट इज एसिड, सॉल्वेंट आपने वाटर लिया था, तो एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स आपके क्या बोलते हैं इस एड्सॉर्बेंट सरफेस पे डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। तो ये एड्सॉर्बेंट मेनली चारकोल लिया गया था कि जब आप चारकोल का कोई पीस, टुकड़ा या बड़ा स्टोन उसमें एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डालते हो तो वो चारकोल क्या करता है, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां आपकी जो कंसंट्रेशन होती है उस सॉल्यूशन की, एसिटिक सॉल्यूशन की, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशंस के केस में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपका एड्सॉर्बेंट सॉल्यूशन में से भी सोल्यूट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ केस देखा गया कि बेटा लिटमस सॉल्यूशन में, तो बेटा लिटमस सॉल्यूशन आपको पता है कलर डाई होती है, तो जब आपका लिटमस सॉल्यूशन में ये देखा गया कि लिटमस सॉल्यूशन में जब आपने चारकोल डाला तो थोड़ी देर बाद आपका जो लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो कलर पार्टिकल्स थे या कलर्ड सॉल्यूट थे वो जाके डिपॉजिट हो गए आपके सॉल्यूशन में से, किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर, ठीक है। तो वहां से भी ये वेरीफाई होता है कि सॉल्यूशंस के केस में भी आपका क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, आपका एड्सॉर्बेंट सरफेस जो है सॉल्यूशन में से सोल्यूट पार्टिकल को अपने सरफेस पे इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस केस में अगर हम यही आइसोथर्म अप्लाई करके देखें तो थोड़ी सी यहाँ चेंजमेंट आई है। यहाँ आपका जो आइसोथर्म है यानी कि रिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द, क्योंकि हम प्रेशर तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रेशर जो है बेटा ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसियस पार्टिकल, तो अगर आपका एड्सॉर्बेट गैसियस पार्टिकल है तभी आप प्रेशर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन वेरी कर रही है यहाँ पे, इसीलिए हम इस आइसोथर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, रेज टू पावर 1/n। तो यहाँ पे वही होगा, इनिशियली क्या होगा, आपकी 1/n की वैल्यू देखी जाएगी और आपकी फाइनली देखी जाएगी। तो 1/n की वैल्यू, जैसे इस केस में प्रेशर की 1/n क्या होता है, पावर ऑफ प्रेशर, तो 1/n की वैल्यू या मैं कहूँ पावर ऑफ प्रेशर की वैल्यू जो है 1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रही थी, ऐसे ही कंसंट्रेशन की वैल्यू भी आपकी ऐसे ही लाई करेगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हुई इन केस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सॉरी इन केस ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में से क्या होता है, हमने यहाँ कंसंट्रेशन क्यों ली है, क्योंकि सोल्यूशन में से जब आपके सोल्यूट पार्टिकल्स एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होते हैं तो वहां आपकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी कर जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि उसमें जो आपके सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल थे वो धीरे 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 एड्सॉर्ब होने लग गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सोल्यूशन के केस में अगर आपका एड्सॉर्प्शन देखें कि एड्सॉर्प्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, दूसरा अगर बात करें नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, तीसरी अगर बात करें हम आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे सोल्यूशन का तो वहां क्या होगा, जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स थे उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो क्या बोलते हैं जाके नीचे एड्सॉर्ब होना ही नहीं चाहेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट मीन्स वो एस्केप होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से सरफेस से डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे भी एड्सॉर्प्शन यहाँ पे सोल्यूशन के केस में बेटा आपका वेरी करेगा, क्योंकि आपका
जब एड्सॉर्प्शन होती है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में से सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो गए हैं, दैट मींस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। ठीक है बेटा, तो अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो एड्सॉर्प्शन आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सोल्यूशन की। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपका क्या था? फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था रिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द प्रेशर। फ्रेंडलिक ने आपका क्या कहा था कि द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर गैस पर यूनिट मास डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्रेशर। ठीक है, कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपकी गैसेस धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगी। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो, आपके मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते होते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर जिस टाइम पे अगर आप उस पॉइंट के बाद एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा प्रेशर का जिसको हमने सैचुरेशन प्रेशर कहा है, क्योंकि उसके बाद अगर आप प्रेशर अप्लाई भी करते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो सरफेस था वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है एड्सॉर्बेंट का। ठीक है, तो वहां हम कह सकते हैं कि ये एक आपका सैचुरेशन पॉइंट है। अबाउट दिस अगर आप प्रेशर अप्लाई भी करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे एक रिलेशन दिया गया बेटा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इनिशियली हम क्या बोलते हैं, अगर इस रिलेशन से देखें तो अगर हम इनिशियली देखें तो आपका क्या है, x/m, ये जो आपका रिलेशन दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट मीन्स अगर हम इनिशियली देखें तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, 1, कुछ भी पावर नहीं है, दैट मीन्स हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाते हो तो आपका क्या आता है, x/m इज इक्वल टू Kp1, ये आपका कांस्टेंट है। दैट मीन्स आपका लो प्रेशर पे आपके जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रेशर पे डिपेंड करेगी, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही एड्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, पावर 1 में डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अब नेक्स्ट अगर हाई प्रेशर पे बात करते हैं तो हाई प्रेशर पे क्या है, आपका एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाया दे रहा है आपका। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ हम लिख सकते हैं x/m Kp की पावर 0। ठीक है, यानी कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट है आपका एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी चीज की पावर 0 होती है, दैट मीन्स वो 1 होता है, तो K भी आपका कांस्टेंट है, 1 भी आपका एक कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म आ गई है, तभी आपकी ये जो वैल्यू है कांस्टेंट आ रही है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो गया है आपके प्रेशर से। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर में। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी प्रेशर की जो वैल्यू है 1, प्रेशर के पावर की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई कर रही है। दैट मीन इंटरमीडिएट प्रेशर पे आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 और 0 के बीच में होगी, दैट मीन्स आपकी फ्रैक्शंस में होगी। उसी फ्रैक्शन को आपको रिप्रेजेंट करता है 1/n। उस फ्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, 1/n। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है 1/n की वो लाई करती है बिटवीन 1 to 0। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो आप उल्टा भी केस कर सकते हो। n की वैल्यू अगर आपको पता है तो लोअर प्रेशर पे आप प्रेशर की पावर निकाल सकते हो, हायर प्रेशर पे आप प्रेशर की पावर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका हो गया फ्रेंडलिक आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।